Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Kar, and today I am going to discuss about the past papers of University of Karachi. तो जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का टेस्ट देने वाले हैं, आइदर वो बी केमिकल के लिए अप्लाई करने वाले हों या फिर यूबीआईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हों, या फिर वो डीपीटी की तरफ जाना चाहते हो, या इसके अलावा वो जो है वो बीबीए के प्रोग्राम्स की तरफ या बीपीए के प्रोग्राम्स की तरफ जाना चाहते हो, या फिर फर्दर कोई बीएस की जो फील्ड है वो अपनाना चाहते हो, तो उनके लिए जो है वो मैं लेक्चर की सीरीज़ बना रहा हूँ। तो आज मैं जो है वो पास पेपर्स को डिस्कस कर लूँगा जनरल नॉलेज के, जीके के, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एडमिशन टेस्ट में से आस्क किए गए हैं। तो जीके के इसके अलावा भी मैंने काफ़ी फर्दर लेक्चर्स जो है वो जीके के लेक्चर्स मैंने कवर किए मैं। तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक ऑलरेडी प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है। ये लेक्चर नंबर 7 यहाँ पर मैं जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो फर्स्ट इसमें से हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है कि द म्यूज़ियम मादाम तसाउद एग्जीबिशन इज़ वेल नोन फॉर वैक्स मॉडल्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़। न्यू स्कल्पटर्स आर बीइंग एडेड टू द म्यूज़ियम। मादाम तसाउ डाइड इन देयर डैश। तो मादाम तसाउ जो है वो एक स्कल्प्टर थी, मतलब मुजस्मा साज थी, और वो वैक्स मॉडल्स बनाया करती थी, मोम के मुजस्मे बनाया करती थी। तो अगरचे मादाम तसाउ की जो डेथ काफ़ी पहले हो चुकी, लेकिन न्यू जो है वो स्कल्प्टर्स जो है वो फिर स्कल्पचर्स बनाते हैं और उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मादाम तसाउ किस ईयर में उनकी डेथ हुई थी। पांच ऑप्शंस आपके पास हैं: 1850, 1900, 1950, 2000 एंड शी इज़ स्टिल अलाइव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, ठीक है, दिस इज़ 1850। तो 1850 में मादाम तसाउ की जो है वो डेथ हुई थी। तो शी इज़ मादाम तसाउ, जिनकी पोर्ट्रेट आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेकेंड एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वॉज डेफ। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट जो है वो डेफ था। डेफ से मुराद है कि बहरा। तो इनमें से जो साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडिसन, नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो डेफ साइंटिस्ट थे वो थे एडिसन, जिनका फुल नेम था थॉमस एल्वा एडिसन। तो थॉमस एल्वा एडिसन ये डेफ थे, और आप जानते हैं कि इनकी डिस्कवरी काफ़ी सारी है। तो ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड भी इनको हम कहते हैं। तो बल्ब जो है वो, टंगस्टन के जो बल्ब है वो इन्हीं की ईजाद है, थॉमस एल्वा एडिसन। तो वो एक कान से जो है वो बहरे थे एडिसन। इन्हीं एडिसन को जो है वो मैजिशियन ऑफ मेनलो पार्क कहा जाता है, मैजिशियन ऑफ मेनलो पार्क, या मेनलो पार्क का जादूगर। बिकॉज न्यूयॉर्क में मौजूद मेनलो पार्क में ये हर शाम में एग्जीबिशन दिखाया करते थे, और उसमें डिफरेंट मैजिक्स ऑफ साइंस को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया करते थे। थॉमस एल्वा एडिसन एक कान से जो है वो बहरे थे। वजह ये थी कि ये एक ट्रेन के डब्बे में अखबार बेचा करते थे, और वहीं पर साइंटिफिक जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। बट एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक केमिकल उनका शायद वो गिर गया ट्रेन के डब्बे में, और उससे ट्रेन के डब्बे में आग लग गई। तो जो स्टेशन मास्टर था उसने बहुत मारा एडिसन को, यहाँ तक कि वो जो एक कान है उससे बहरे हो गए, ठीक है, और एंड तक एट टिल हिज डेथ वो एक कान से बहरे ही रहे। तो जो डेफ साइंटिस्ट हैं इनमें से वो हमारे पास है एडिसन। और अगर आपसे म्यूजिशियन कहा जाए कि हु वॉज द डेफ म्यूजिशियन, कौन सा म्यूजिशियन था जो डेफ था, तो उसके आंसर हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ बीथोवेन। तो बीथोवेन जो था वो एक डेफ म्यूजिशियन था, मौसीकार था, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अमेजन एंड बैरस एंड नोबेल आर टू वेल नोन डैश। अमेजन और बैरस एंड नोबेल दो मशहूर क्या हैं। तो रिवर्स नहीं हो सकते, बिकॉज अमेजन तो रिवर है, बट बैरस एंड नोबेल कोई रिवर नहीं है। वेबसाइट्स डेडिकेटेड टू अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ एंड नोबेल प्राइज विनर, ये भी करेक्ट नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेल नोन टूरिज्म प्रोमोटिंग कंपनीज, ऐसा भी नहीं है। नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स भी नहीं है। यस, ई ऑप्शन करेक्ट है। वेबसाइट्स विच आर सेलिंग बुक्स, अमेजन एंड बेयरट्स एंड नोबेल, ये दो वेल नोन वेबसाइट्स हैं जिन पर किताबें बेची जाती हैं या बुक्स मिलती हैं, अमेजन एंड बेयरट्स एंड नोबेल। यही अमेजन है जिसके जो फाउंडर हैं, जिनका नाम है जेफ बेजस। जेफ बेजस वॉज द फाउंडर ऑफ अमेजन, एंड ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन जो है वो हमारे पास दुनिया में वो है जेफ बेजस।
सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर फर्स्ट रिचेस्ट पूछा जाए तो ही वॉज एलोन मस्क। ठीक है, सो तो अमेज़न और बेयर्स एंड नोबेल ये दोनों एक वेबसाइट्स हैं जो कि बुक्स को सेल करती है। वैसे अमेज़न बहुत सारी चीज़ें बेचती है, मतलब A to Z सब चीज़ें इसमें बिकती हैं, इसलिए अमेज़न के लोगों में आपको A से Z तक एक एरो बना हुआ दिखाई दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वॉज डैश फीट। तो ये हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ये इसके ट्विन टावर्स हैं जो आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में हुआ, न्यूयॉर्क में मौजूद थे। लेकिन जो 9/11 का वाक़या था, तो 9/11 में इन पे जो है वो एक प्लेन आकर जो है वो टकरा गई, जिसके बाद ये दोनों टावर जो है वो ज़मीन बोस हो गए। तो दोनों टावर्स की अप्रोक्सीमेट हाइट कितनी थी? 1300, 1300 फीट जो है वो दोनों की अप्रोक्सीमेट हाइट थी, जिसमें से ये वाला टावर थोड़ा सा स्लाइटली बिग था बिकॉज इसमें एक एंटीना ऊपर लगा हुआ था। तो ये किसी ज़माने में दुनिया की सबसे बुलंद तरीन जो है वो बिल्डिंग करार दी जाती थी, बट इट इज़ नाउ नॉट द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज यू नो कि अभी जो टॉलेस्ट जो है सॉरी जो स्काई स्क्रेपर है, तो जो टॉलेस्ट स्काई स्क्रेपर है या टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो हमारे पास बुर्ज दुबई है। ठीक है, या बुर्ज खलीफा जिसको हम कहते हैं। तो बुर्ज खलीफा इस वक्त हमारे पास जो है वो इट इज़ द लॉन्गेस्ट वन। तो स्टूडेंट्स, सो एमसीक्यूज मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाले से आपको बताया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की हाइट आप इसको याद रखें कि उसकी हाइट जो है वो 1300 जो है वो फीट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली डैश आर यूज टू पे द प्राइस ऑफ आइटम्स परचेज फ्रॉम इन ई कॉमर्स साइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट से मोस्ट कॉमनली क्या इस्तेमाल किया जाता है आइटम्स को परचेज करने के लिए? स्मार्ट कार्ड, ई कार्ड, पे कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड नॉर्मली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए भाई? शॉपिंग करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने के लिए ई कॉमर्स की वेबसाइट से। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आपके अकाउंट के अंदर जितने पेमेंट होती है, आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जितने पैसे रखे हैं, बस उसी को आप डेबिट कार्ड में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है कि इसमें आपके अकाउंट में पैसे होने ज़रूरी नहीं है, आप उससे एक्स्ट्रा पैसे भी आप उसके अंदर जो है वो खर्च कर सकते हैं। तो वो क्रेडिट कार्ड नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में ई कॉमर्स साइट से परचेजिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ गूगल क्रूम इज़ अ डैश। गूगल क्रूम क्या है? तो बड़ा एक सिंपल सा ये जो है वो एक MCQ आया है कि गूगल क्रूम एक इंटरनेट ब्राउज़र है। ठीक है, तो गूगल क्रोम एक इंटरनेट ब्राउज़र है जिससे हम वेबसाइट्स वगैरह को सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स ओनली 15% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट टू मुस्लिम कंट्रीज अमंगस्ट विच डैश इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाकिस्तानी प्रोडक्ट विच इज़ 9.31 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। मतलब पाकिस्तान सिर्फ 15% जो है वो एक्सपोर्ट करता है मुस्लिम कंट्रीज़ को, बाकी 85% नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा होता है। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, या पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है? 9.31%। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ई, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है, या अफ़गानिस्तान इज़ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है द US कोर्ट पनिश डेविड स्मिथ, अ ब्रिटिश प्रोग्रामर, फॉर डेवलपिंग द डैश वायरस। तो US कोर्ट ने पनिश किया था एक डेविड स्मिथ को। डेविड स्मिथ कौन था? ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था, ब्रिटिश प्रोग्रामर था। उसने डेवलप किया था एक वायरस जिसका नाम था लव बग। ठीक है, तो लव बग नाम का ये वायरस था जो काफ़ी पुराना है, आई थिंक इट इज़ सो मच ओल्ड। तो जिसमें इस तरह के एक मैसेज जो है वो आपके पास आ जाया करता था, सो दिस इज़ लव बग वायरस। तो वो डेविड स्मिथ ने उसको प्रोग्राम किया था, तो उसको US कोर्ट ने उसको पनिश किया था। सो ए ऑप्शन लव बग इज़ करेक्ट। पाकिस्तान हैज़ होस्टेड डैश OIC कॉन्फ्रेंस इन लाहौर। पाकिस्तान ने डैश OIC कॉन्फ्रेंस लाहौर में किया। तो OIC इज़ एक्चुअली OIC इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। तो दिस इज़ OIC। तो OIC का जो है वो इजलास हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था
जो सेकंड ओआईसी का कॉन्फ्रेंस था जो 1974 में हुआ था, वो लाहौर में हुआ था। और लाहौर पर उसी की यादगार जो है वो लाहौर में सुमित मीनार, वो इसी इस्लामिक सुमित की यादगार है, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल मुस्लिम लीडर्स ने हिस्सा लिया डिफरेंट कंट्रीज़ के। इसके अंदर ये पाकिस्तान के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ठीक है, और साथ में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, इनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो पाकिस्तान ने इसी कह लें कि ओआईसी में जो है वो बांग्लादेश को एज आ सेपरेट नेशन तस्लीम किया था। शेख मुजीबुर रहमान भी इसमें मौजूद थे। उसके अलावा लीबिया में जो प्रेसिडेंट उस वक्त मौजूद थे जो पाकिस्तान आए थे ओआईसी में, तो उस वक्त वो मुअम्मर कज़ाफ़ी थे, ठीक है, मुअम्मर कज़ाफ़ी। इस तरह से इजिप्ट के अंदर जो उस वक्त मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो थे अनवर सादात, ये बड़े मशहूर थे, तो अनवर सादात थे। इस तरह से जो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया KSA के अंदर जो बादशाह थे उस वक्त वो किंग फैसल थे, वो भी इस सुमित के अंदर मौजूद थे। तो ये बड़े मशहूर एक कॉन्फ्रेंस थी ओआईसी की, जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी जो पाकिस्तान में लाहौर में मुनक्किद हुई। तो बी ऑप्शन सेकंड इट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट फीफा 2022 वर्ल्ड कप? कौन सी कंट्री फीफा 2022 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी? तो ये हमारे पास जो कंट्री है तो ये है हमारे पास, दिस विल बी कतर। कतर जो है वो हमारे पास फीफा 2022 वर्ल्ड कप इसको जो है वो होस्ट करने वाली है और उसकी होस्ट नेशन है। और कुछ जगह आपको पता है कि कतर ने काफ़ी सारे स्टेडियम भी बनाए हैं जो सेंट्रल एयर कंडीशन है, ताकि जो है वो यूरोपियन नेशंस के जो फुटबॉलर्स हैं उनको फ़ुटबॉल खेलने में ज़्यादा गर्मी का सामना ना करना पड़े। कतर फ़ुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। एक जर्मन लीग है जिसका नाम है बायर्न म्यूनिख, ठीक है। तो बायर्न म्यूनिख जो है वो एक कतर के जो है वो एक अमीर शख्स की है, बायर्न म्यूनिख, ठीक है। तो ये फीफा 2022 वर्ल्ड कप का जो है वो लोगो है इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, इस पर बढ़ते हैं इसके बाद कि विच कंट्री होस्टेड 2020 ओलंपिक्स? कौन से कंट्री ने 2020 के ओलंपिक्स को जो है वो होस्ट किया था, या कहाँ पर 2020 के ओलंपिक्स हुए थे? तो ई ऑप्शन करेक्ट है, जापान। तो जापान में 2020 के ओलंपिक्स जो हैं वो मुनक्किद हुए थे, ठीक है। ओलंपिक्स गेम आप जानते हैं, ओलंपिक्स के सिंबल होता है 1 2 3 4 5, जो 5 ओशियंस को, 5 समंदरों को शो कर रहा होता है, 5 सर्किल्स के अंदर। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है, यूनेस्को आप जानते हैं, यूनेस्को इज़ अ सब ब्रांच ऑफ UNO जो साइंस, कल्चर और एजुकेशन के लिए काम करती है। नेक्स्ट, हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज पंजाब्स गवर्नर? तो इस वक्त पंजाब के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मोहम्मद सरवर। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो मोहम्मद सरवर इस वक्त जो है वो पंजाब के गवर्नर हैं, ए ऑप्शन करेक्ट वन। नेक्स्ट है, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध? सिंध के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर वो है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है इसमें, डॉक्टर इशरतुल इबाद ख़ान, ठीक है। तो तकरीबन लगभग 14 ईयर्स की इनकी जो है वो सर्विस है, 14 ईयर्स तक ये सिंध के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। डॉक्टर इशरतुल इबाद ख़ान, इनका ताल्लुक़ MQM से था, पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या बैंक दौलत पाकिस्तान, इसके इस वक्त करंट गवर्नर कौन है? तो इसके करंट गवर्नर इस वक्त हैं रज़ा बाकिर। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो रज़ा बाकिर इज़ द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसको बैंक दौलत पाकिस्तान कहा जाता है। सो नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ द करंट T20 क्रिकेट चैम्पियन? तो कौन सी कंट्री इस वक्त T20 क्रिकेट चैम्पियन है? तो कल ही जो है वो फाइनल मैच हुआ है। अगर मैं 2021 के T20 क्रिकेट मैच की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया इज़ द करंट T20 क्रिकेट चैम्पियन। और ऑस्ट्रेलिया ने वन टाइम, मतलब एक ही बार, पहली दफ़ा इस T20 जब से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए पहली बार जीता है। जबकि ODI की बात कर लें तो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया उसको जो है 5 टाइम्स या 5 दफ़ा उसको वो जो है वो जीत चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, सोहेल अब्बास द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड स्कोर डैश गोल्स इन हिज कैरियर? तो सोहेल अब्बास जो पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर थे और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा गोल्स हॉकी में इन्होंने किए, तो उनकी गोलों की तादाद थी, ए ऑप्शन है 348।
गोल्स उन्होंने किए हैं हॉकी के अंदर, ठीक है। सुहेल अब्बास, द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर। नेक्स्ट, ऑल द 9 planets ऑफ द सोलर सिस्टम हैव बीन नेम्ड आफ्टर अ mythological गॉड एक्सेप्ट वन, विच वन इज इट? जितने भी 9 planets हैं सोलर सिस्टम में, मरकरी से लेकर प्लूटो तक, सबके नाम किसी न किसी एक मैथोलॉजिकल गॉड पर, ग्रीक या रोमन गॉड पर रखे गए, सवाए एक के, वो कौन सा है? तो देखिए, वीनस का नाम जो है वो भी गॉड के नाम पर रखा गया। वीनस इज़ द गॉडेस ऑफ लव, या रोमन्स इसको कहते हैं, शी इज़ द रोमन गॉडेस ऑफ लव, ठीक है। तो रोमन गॉडेस ऑफ लव कहा जाता है वीनस को, तो ये मैथोलॉजिकल क्रिएचर है। मार्स इज़ द रोमन गॉड ऑफ वॉर, रोमन गॉड ऑफ वॉर जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड मार्स। वीनस को जो है वो, अगर ग्रीक इसकी अल्टरनेटिव में बात करें तो ग्रीक्स इसको एफ्रोडाइट कहते हैं। इस तरह से मार्स को जो है वो ग्रीक्स आर्स कहते हैं। जुपिटर जो कि 5th प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का, तो ये एक सुप्रीम गॉड, ठीक है, रोमन गॉड ऑफ थंडर। तो रोमन गॉड ऑफ थंडर ये कहलाता था जुपिटर, ये जो सुप्रीम गॉड था रोमन्स का। इसी को जो ग्रीक्स कहते हैं, ग्रीक्स इसी को कहते हैं ज़्यूस। मरक्यूरी की बात करें, मरकरी इज़ अ मैसेंजर गॉड, इसको मैसेंजर गॉड कहा जाता था। ये मैसेज जो है वो पहुंचाता था डिफरेंट और गॉड्स को, तो मरक्यूरी। तो ये अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जो कि जिसका नाम किसी हमने मैथोलॉजिकल गॉड पर नहीं रखा। तो वैसे तो गॉडेस ऑफ अर्थ को गाइया कहा जाता है, ठीक है, गाइया, बट ये अर्थ जो है वो किसी मैथोलॉजिकल क्रिएचर का नाम नहीं है। ये जो पिक्चर 2 दिख रही है, ये तो हमारे पास प्लैनेट है, दिस इज सैटर्न। तो सैटर्न के जी आपको ये छोटा सा जो डॉट दिखाई दे रहा है, दिस डॉट इज़ अवर प्लैनेट अर्थ, ठीक है, और छोटे से डॉट की तरह दिखाई दे रहा है, चूँकि ये काफ़ी दूर जाकर ये एक स्पेस प्रोब था जिसका नाम था वॉयेजर 1, उसने इस पिक्चर को कैप्चर किया था। नेक्स्ट है, जापान सरेंडर ड्यू टू ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन इट्स 2 cities रिजल्टिंग इन द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन डैश 1945। तो वर्ल्ड वॉर 2 का ख़त्मा हुआ था जब जापान पर बॉम्ब्स गिराए गए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पर। तो क्या डेट थी, किस डेट को गिराए गए? तो ये 27 फरवरी को फर्स्ट बॉम्ब गिराया गया, ठीक है, सॉरी सेकंड बॉम्ब इसमें गिराया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा 2 बॉम्ब्स गिराए गए, तो अलग अलग बॉम्ब से पहले जो है वो बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, और सेकंड जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। अब वो 2 अलग अलग, लिटिल बॉय को गिराया गया था हिरोशिमा पर, जापानीज सिटी हिरोशिमा पर, जबकि फैट मैन को गिराया गया था नागासाकी पर। दीज 2 वर द जापानीज सिटीज़ वेयर एटॉमिक बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड, विच एंड्स द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट द कंट्री सूरीनेम या सूरीनाम इज़ लोकेटेड इन लैश। तो सूरीनेम जो कंट्री है वो कहाँ लोकेट करता है? तो ये सूरीनेम एक कंट्री जो आप देख सकते हैं कि जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। तो साउथ अमेरिका, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो यहीं पर आपको सूरीनेम में कंट्री मिलेगा, ठीक है, जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के आसपास ही मौजूद है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज़ वन डे ऑन द मून अप्रॉक्सीमेटली, कि चांद पे एक दिन कितना बड़ा होता है? तो देखिए, चांद की जो है ना रेवोल्यूशन और रोटेशन 2 चीज़ें होती हैं। एक तो चांद जो है वो मतलब कि अर्थ के अराउंड मूव करता है, एक ये होती है, तो ये रोटेशन जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं दिस रोटेशन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है, उसके रेवोल्यूशन कहा जाता है। और एक चांद जब अपने एक्सिस पर घूम रहा होता है, तो इस अपने एक्सिस पर जो घूमता है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन। तो चांद की रोटेशन और रेवोल्यूशन सेम डेज में होती है। मतलब चांद कंप्लीट आपको पता है कि जो ज़मीन के गिर्द घूम जाता है वो 27 अर्थ डेज़ में, 27 दिन में, और अपने एक्सिस में भी चांद जो है ना 27 दिन में घूमता है। तो उसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन वो दोनों सेम है, दोनों 27 अर्थ डेज़ की हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमें जो एक सिंक्रोनाइज्ड एक रोटेशन इसकी होती है मून की, इसकी वजह से जो मून हमें हमेशा मून का एक ही फेस हमें दिख रहा होता है। आप कहेंगे सर अगर मून अगर घूमता है तो सूरत में हमें मून कभी अलग अलग तरह की क्यों नहीं दिखता? कि मून के अंदर आपको पता है कि कुछ हमारे पास क्रेटर्स भी दे हैं, सीज ऑफ जिसको हम कहते हैं, सी कहते हैं, क्रेटर्स कुछ हैं, तो वो हमें एक ही तरह से दिख रहे होते हैं। वजह ये होती है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन की स्पीड सेम है, इसकी वजह से हमें एक ही साइड इसका दिख रहा होता है मून का। तो 27 अर्थ डेज एक दिन जो है वो चांद का
इतना बड़ा होता है, मतलब 27 दिन में एक बार चांद कंप्लीट घूमता है, जबकि हमारा जो अर्थ है वो आपको पता है 24 आवर्स में पूरी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो मून की जो स्पिनिंग स्पीड है वो क्वाइट स्लोअर देन अर्थ है। नेक्स्ट पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं। शार्लोट कॉपर वॉन गोल्ड मेडल फॉर टेनिस इन 1900। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन डैश। तो शार्लोट कॉपर ने गोल्ड मेडल जीता था टेनिस का सन 1900 में, और ये पहली खातून थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था किस में, तो ये गोल्ड मेडल उन्होंने समर ओलंपिक्स में जीता था। शार्लोट कॉपर जो पहली खातून थी जिन्होंने गोल्ड मेडल को विन किया था टेनिस चैंपियनशिप में। शार्लोट कॉपर, ये नाम याद रखें। नेक्स्ट है, तो बाकी ये तो टेनिस की गेम की बात की जा रही है। टेनिस के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनमें काफ़ी सारे, जैसे कि जो पुराने बड़े प्लेयर्स में आए तो आंद्रे अगासी बहुत बड़े प्लेयर हैं। इस तरह से करंट प्लेयर्स में बात की जाए तो रॉजर फेडरर ये एक बड़े प्लेयर हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो राफेल नेडाल एक बड़े प्लेयर हैं किसके, ये टेनिस के। विमेन चैम्पियनशिप की बात की जाए तो मारिया शरापोवा, रशियन है ये मारिया शरापोवा, इनका ताल्लुक भी जो है वो टेनिस से ही है, तो ये रशियन है। इस तरह से सेरेना विलियम्स एक बड़ी प्लेयर हैं टेनिस की फीमेल्स में। इस तरह से किम क्लस्टर ये भी एक बड़ी प्लेयर है फीमेल्स में। इस तरह से सानिया मिर्ज़ा जिनका ताल्लुक इंडिया से है, तो वो भी टेनिस की जो है वो चैम्पियन रह चुकी हैं। तो ये कुछ टेनिस के जो है वो मशहूर प्लेयर्स हैं जिनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी आप याद रखें, ये सब टेनिस प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट है, कराकरम हाईवे इज़ 804.67 किलोमीटर लॉन्ग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हवेलिया एंड गोज टू डैश प्रोविंस ऑफ चाइना। तो कराकरम हाईवे, जिसको किसी वक्तों में शाहराह रेशम भी कहा जाता था, किसी ज़माने में शाहराह रेशम कहते थे या सिल्क रूट इसको कहते थे, ठीक है। तो कराकरम हाईवे जो है वो 804 किलोमीटर लॉन्ग है, और दुनिया के कुछ मोस्ट डेंजरस हाईवेज जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे मोस्ट डेंजरस रोड जो है हमारे पास है वो कराकरम हाईवे है। तो इसी के बारे में हफीज़ जालंधरी साहब ने कहा था, शायर ने, कि न इसमें घास उगती है न इसमें फूल खिलते हैं, मगर इससे सरजमीन व आसमां भी चुग के मिलते हैं। तो ये कराकरम हाईवे है, मोस्ट डेंजरस हाईवे इन द वर्ल्ड। 804 किलोमीटर लंबा है, काफ़ी पाकिस्तान से होते हुए ये चाइना तक जाता है। ये पाकिस्तान से, ये देख रहे हैं कि इस रास्ते से कराकरम हाईवे गुजर रहा है, और ये जो इलाका है ये पसूकोंस का इलाका है, पासूकोंस। तो यहाँ से फिर ये निकल रहे हैं, ये बैक साइड पर पासूकोंस आपको दिख रहे होंगे। तो डी ऑप्शन है कि चाइना में किस जगह तक जाता है, सिंकियांग तक जाता है, ठीक है। दिस इज सिंकियांग, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला एक सूबा है चाइना के अंदर। तो हवेलियाँ से शुरू होकर सिंकियांग इसकी एंडिंग होती है, और ये टोटल 804 किलोमीटर लंबा है कराकरम हाईवे। नेक्स्ट, व्हेन द फास्टिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना कब ज़रूरी करार दिया गया, तो 2 हिजरी में मुसलमानों के लिए रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ किया गया 2 हिजरी में। तो रोज़े को या सौम को हम फ़र्ज़ किया गया। नेक्स्ट है, वेलिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ डैश। वेलिंगटन कहाँ का कैपिटल है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। न्यूजीलैंड एक कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के आता है। तो इसका जो कॉन्टिनेंट है हमारे पास, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया वैसे कंट्री भी है बट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है। अब तो इसको हम ओशियाना कहते हैं, ओशियाना कॉन्टिनेंट में आता है वेलिंगटन। तो वेलिंगटन असल में कैपिटल है न्यूजीलैंड का, और वेलिंगटन को ही वेंडी कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवाएं यहाँ पर वेलिंगटन के अंदर चला करती हैं। न्यूजीलैंड को ही जो है वो नो स्नैक्स, द कंट्री विथ नो स्नैक्स, वो मुल्क जहाँ पर कोई भी सांप नहीं है, तो वो असल में न्यूजीलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड आप जानते हैं कीवीज का जो है वो मशहूर एक एक बर्ड है जो उड़ नहीं सकता, ऑस्ट्रिच की तरह होता है। न्यूजीलैंड की और मशहूर एक सिटी के अंदर एक और याद रख सकते हैं, ऑकलैंड। ऑकलैंड इज़ आल्सो अ फेमस सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आते हैं, 2024 ओलंपिक्स विल हेल्ड इन डैश। 2024 के ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे, तो 2024 के ओलंपिक्स बेटा ये फ्रांस के अंदर होंगे, ठीक है, 2024 में। क्योंकि आपको पता है ओलंपिक्स जो है वो हर 4 साल में एक बार होता है। आफ्टर एवरी 4 ईयर्स ओलंपिक्स मैचेस होते हैं, गेम्स होते हैं, और ये ग्रीक्स के दौर से चला आ रहा है ओलंपिक्स का दौर, ठीक है।
नेक्स्ट है पाकिस्तान लेफ्ट द कॉमनवेल्थ इन 1972 बट रीजॉइंड एज 49th मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 1989। ये ऑप्शन करेक्ट है। तो कॉमनवेल्थ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कॉमनवेल्थ किससे कहते हैं कि ये वो कंट्रीज़ जो कि कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, तो वो उन सारे कंट्रीज़ को जो है वो कॉमनवेल्थ नेशंस में एंटर किया जाता है। और एक तरह के उसके अंदर कोई मतलब कि हारमोनी होती है और उसमें एक दूसरे की मदद कर होते हैं कंट्रीज़। तो इसी को उर्दू में हम कहते हैं दौलत मुश्तरका के ममालिक। तो जो कंट्रीज़ ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे वो सब अब कॉमनवेल्थ के अंदर आते हैं। तो पाकिस्तान ने 1972 में कॉमनवेल्थ छोड़ दिया था बिकॉज के जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसने बांग्लादेश को कबूल कर लिया था। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने दोबारा से 1989 में कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर लिया। और ये एक तरह की एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनिटी है जो बहुत सारे कंट्रीज इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट सिलिकॉन चिप? सबसे पहला सिलिकॉन चिप किसने बनाया? तो जैक किल्बी वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले सिलिकॉन चिप बनाया। स्टीव जॉब्स जो थे वो फाउंडर थे एप्पल के। ठीक है, बी ऑप्शन जो है। माइका फैराडे तो बहुत पुराने हैं। ठीक है, उनके दौर में तो सिलिकॉन चिप्स वगैरह होते ही नहीं थे। नेक्स्ट है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या वजीर ख़ारजा इस वक्त कौन है? तो इंडिया के वजीर ख़ारजा इस वक्त हैं दैट इज़ सुब्रमण्यम जयशंकर। ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी नाम का एक इदारा, एक वो है कह लें एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके ये लीडर हैं। लालू प्रसाद यादव जो है वो अब तो शायद कुछ भी नहीं है, पहले रेलवे के कह लें कि वज़ीर थे ये बिहार के, तो बिहार से इनका ताल्लुक़ है। इस तरह से सोनिया गांधी ये कांग्रेस से इनका ताल्लुक़ है। ठीक है, इंडिया के ये सब हैं लीडर्स। तो इनमें जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की बात की जाए तो उनका नाम क्या है? शाह महमूद कुरैशी। तो शाह महमूद कुरैशी जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर? लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किससे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहते हैं किससे? गोल्डन फाइबर हम जूट को कहते हैं। जूट आपने देखा होगा कि जूट से बोरियां वगैरह बनाई जाती हैं इस तरह की। तो लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है ए बांग्लादेश को। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डैश डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? किसने डिज़ाइन किया सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर? तो सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था वो ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था। इसको पास्कल्स कैलकुलेटर कहते हैं। मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसके वालिद बिजनेसमैन थे, तो अपने वालिद की मदद करने के लिए ब्लेस पास्कल ने एक फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, तो बाकी चार्ल्स बेबेज ने तो डिफरेंस इंजन कायम किया था वो। ठीक है, और जॉर्ज बुल ने बुलियन अलजेब्रा बनाया था। नेक्स्ट डैश हैज़ इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको WWW कहते हैं, वो किस साइंटिस्ट की इन्वेंशन थी या किस शख्स की इन्वेंशन थी? वो थे टिम जॉन बर्नर्स ली या टिमोथी जॉन बर्नर्स ली। बी ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को स्टार्ट किया था, WWW, जिसमें हम ये वेबसाइट्स वगैरह जो हम व्यू करते हैं, तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब इन्होंने स्टार्ट किया, बनाई। नेक्स्ट MCQs है, तो बस ये आई थिंक दीज आर द इनफ MCQs हेयर। तो ये कुछ पास पेपर के MCQs थे कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स के लिए, जो बच्चे KU के टेस्ट देना चाहते हैं। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। बाकी इंग्लिश के भी पास पेपर्स हैं, वो भी साथ साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो ये के पास पेपर्स की बारी आ गई, उसको देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। बच्चे सवाल करते हैं मुझसे कि कराची यूनिवर्सिटी में किस तरह के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, तो और पास पेपर कितने ईजिली अवेलेबल नहीं होते, तो मुझे कहीं से मिले तो मैंने इस पर लेक्चर बना दिया। तो फर्स्ट है माई ग्रैंड माई इज़ वेरी डैश शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द पास्ट। मेरी दादी माँ बहुत डैश हैं, वो हमेशा माजी के बारे में सोचती रहती हैं। तो मेमोरेबल तो मतलब जिसको याद रखा जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। तो यादगार इसके मतलब होता है मेमोरेबल, तो ये नहीं हो सकता। रिमेंबरिंग तो जिसको चीज़ें याद रहें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। नॉस्टैल्जिक, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन कि माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक कौन होता है? जो पुरानी बातों को याद रखता है। नॉस्टैल्जिया नहीं हो सकता बिकॉज नॉस्टैल्जिक यहाँ पर एजेक्टिव है, नॉस्टैल्जिया उसका नाउन है। तो कैरेक्टरिस्टिक बतानी है तो नॉस्टैल्जिक यहाँ पर होना चाहिए था। तो माई ग्रैंड माँ इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक, शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द अदर। नेक्स्ट, व्हेन ही डैश अ स्पीच एट द वेडिंग ही वॉज वेरी नर्वस, ही वॉज रियली नर्वस।
कि जब उसने शादी पर एक तकरीर की तो वो काफ़ी नर्वस था। तो स्पीच के साथ हमेशा मेड लगाते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हेन ही मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ही वॉज रियली नर्वस। नेक्स्ट, थ्री ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन आई डिडंट अंडरस्टैंड, विच वन मीन्स आई अंडरस्टूड वेरी वेल। मतलब कुछ इडियम्स लिखे हुए चार, जिसमें से तीन के मतलब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक है जिसका मतलब आई अंडरस्टूड वेरी वेल, मतलब मुझे अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, मुझे बेहतर समझ आया या मुझे अच्छा समझ आया। तो किस में किसका मतलब हो गया मुझे अच्छा समझ आया, तो इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी, ये सब मेरे लिए यूनानी जैसा था, तो इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ही वॉज स्पीकिंग डबल डच, डच जो है वो आप जानते हैं हॉलैंड की ज़बान है, तो ये भी नहीं हो सकता। ही वॉज स्पीकिंग डबल डच मतलब मैं आई डिडंट अंडरस्टैंड। इट वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल, इसका मतलब होता है कि मुझे अच्छे से समझ में आ गया। इट वॉज एज क्लियर एज मड, तो मेट कीचड़ तो कभी क्लियर नहीं होता, तो इसका मतलब भी मुझे समझ नहीं आया, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक यू रियली गेट टैच द डेथ ऑफ अ पेरेंट, क्यों नहीं लगता तुम वाकई में किसी कि तुमने भुलाया है पेरेंट के डेथ को। ठीक है, तो गेट के साथ आगे यहाँ पर गेट ओवर, बी ऑप्शन होगा। गेट ओवर द डेथ ऑफ अ पेरेंट, किसी चीज़ में घुल मिल जाना। आई लव द साउंड ऑफ ऑटम, द रेड एंड ब्राउन लीव्स टैच इन द ट्रीज व्हेन द विंड ब्लोस, गैस्पिंग रस्लिंग रम्बलिंग क्लैटरिंग। तो लाल और जो भूरे पत्ते होते हैं वो हिल रहे होते हैं और उनके टकराने से शोर की आवाज़ आती है, उसको हम कहते हैं क्लैटरिंग, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यू शुडंट जज अ बुक बाय इट्स, ये सिंपल सा एक सेंटेंस है। यू शुडंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि एक साथ जजमेंटल नहीं होना चाहिए और डायरेक्ट ही किसी चीज़ पर कोई फैसला सादिर नहीं करना चाहिए, ऊपर ऊपर से देखकर, जब तक कि हम डिटेल में हम किसी चीज़ को ना पढ़ देखें। तो एज्यूम जस्ट नहीं करना चाहिए हमें चीज़ों को, तो जिसलिए हम ये जुमला कहते हैं कि वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो मतलब कभी कभार लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। नेक्स्ट इन अमेरिकन इंग्लिश, द फॉल रिफर्स टू विच सीजन, अमेरिकन इंग्लिश में फॉल किसको कहते हैं, तो जो ऑटम सीज़न होता है, पतझड़ का मौसम, जो ख़िज़ा का मौसम होता है, तो ब्रिटिश ऑटम कहते हैं, अमेरिकन उसी को फॉल कहते हैं। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन रिसेंट ईयर हैज़ बीन डैश ग्लोबल वार्मिंग, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो तेज़ी से बढ़े हैं गुज़िश्ता सालों में, इसने क्या किया है ग्लोबल वार्मिंग को, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने जो है वो हैज़ बीन, तो उन्होंने पुट डाउन टू कम कर दी ग्लोबल वार्मिंग को, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, ही डिडंट टर्न अप फॉर द एग्जाम डैश ही फेल द कोर्स, मतलब वो इम्तहान देने आया ही नहीं जिसकी वजह से उसने कोर्स को फेल किया, तो एज अ रिजल्ट ही फेल द कोर्स, कंसिक्वेंटली ही फेल द, दोनों करेक्ट है। ठीक है, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। ठीक है, एज अ कंसिक्वेंस ही फेल द कोर्स, एज अ रीज़न ही फेल द कोर्स, तो एज अ रीज़न नहीं होता। ठीक है, तो ड्यू टू द रीज़न हो सकता है, तो बाकी ए बी सी तो करेक्ट है, बट डी जो है वो एज अ रीज़न यहाँ पर नहीं आ सकता, तो वो इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड इन बोल्ड इटैलिक्स, मतलब जो बोल्ड इटैलिक्स में जो वर्ड लिखा हुआ है इटैलिक्स में, इटैलिक्स में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इसकी सिनोनियम बतानी है। आई वॉज एंथ्राल्ड बाय द वाइल्ड स्टॉर्मी वेदर, एंथ्राल्ड मतलब फैसिनेटेड, फ्राइटेंड, एनवाइड, डिप्रेस्ड, तो एंथ्राल्ड बाय द वाइल्ड स्टॉर्मी वेदर, तो एंथ्राल्ड का मतलब होता है फैसिनेटेड, किसी चीज़ में महव हो जाना, फैसिनेट हो जाना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ़ यू आर लिविड यू आर वेरी डैश, लिविड किससे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सीला हो, दैट इज़ कॉल्ड अ लिविड, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एंग्री, अगर आप लिविड हैं तो आप बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। अकॉर्डिंग टू अ प्रोवर्ब देयर इज़ नो स्मोक विदाउट डैश, एक मुहावरा है कि डैश के बिना धुआं नहीं होता, तो देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब जब तक आग नहीं जलेगी तब तक धुआं नहीं उठेगा। ये इसलिए कहा जाता है कि मतलब अगर कोई चीज़ फैली है, कोई बात अगर फैल रही है, तो लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। अगर कोई आपके बारे में कोई बात कह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, तो देर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट निकालें। गीगल मतलब हंसना, स्निगर मतलब भी हंसना, लाफ मतलब भी हंसना, स्कॉल मतलब होता है गुस्सा करना, तो स्काउल यहाँ पर ऑड वन आउट है। ऑड वन आउट में क्या करते हैं, जो हम एक डिफरेंट स्टेटमेंट है वो लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट, इफ यू हैव बीन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स यू हैव डैश, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, ये हमारे पास एक ईडियम है, और उसके मतलब ये होता है कि आप दिन रात कोई मेहनत करें किसी काम के लिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्किंग हार्ड एंड गोइंग टू बेड लेट। ठीक है,
मतलब देर तक मेहनत करना और देर तक सोने के लिए रात में देर से जाना। तो जिसका मतलब होता है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका एक और मतलब ये होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी एक वर्ड होता है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब भी सेम यही होता है कि देर रात तक मेहनत करना। नेक्स्ट है व्हेन यू गो टू शॉप्स गुड यू पिक अप अ लोफ ऑफ डैश। मतलब जब तुम शॉप पर जाओगे तो क्या हम एक लोफ लोगे डैश का, तो लोफ हमेशा ब्रेड का ही होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो बच्चों दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश पास्ट पेपर। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखें कि केयू के टेस्ट के अंदर कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने इसके अलावा भी अपलोड किए हुए हैं, तो ये भी आज मैंने लेक्चर डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अल्लाह हाफिज़।